Hello aspirants and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 14 November 2021. So let's start today's discussion. The first article is about the rise in the case of dengue in a particular region, and the data states that cases reported in 7 big cities is more than the government's figure. गवर्नमेंट की जो डेटा है, गवर्नमेंट के पास जो डेंगू केसेस के डेटा है उससे डबल केसेस डेंगू के रिसेंटली चल रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर उसका डेटा एनालिसिस अब तक नहीं है. डेंगू केसेस हायर देन द ऑफिशियल काउंट. गवर्नमेंट के पास जितने डेटे हैं उससे ज़्यादा डेंगू केसेस फ़िलहाल इंडिया में हो रहे हैं लोगों को, और इंडिया में दिख रहे हैं, नज़र आ रहा है. So the data says number of dengue cases reported in the 7 big city hospital is more than the government's official figure. गवर्नमेंट के फिगर के हिसाब से 4622 डेंगू केसेस हैं इंटायर सिटी पे, बट 7 सीटों को मिलाएंगे, सिर्फ 7 सिटियों को मिलाएंगे तो उससे ज़्यादा डेंगू के केसेस आपको मिलेंगे द हिंदू के सोर्स के हिसाब से. दूसरी चीज़, इट इंडिकेट्स दैट एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज़ मच हायर. हॉस्पिटल के केसेस को मिलाएंगे एज वेल एज नॉर्मल सिटीज़ के केसेस को मिलाएंगे तो इट विल गो फार मोर अप देन द एक्चुअल डेटा विच इज़ विद द गवर्नमेंट. So several doctors on condition of anonymity says that the official figure is very low, and once even doctor said that it's cross underestimated. जो डेटा है हमारे पास दैट इज़ द अंडर एस्टिमेटेड डेटा ऑफ डेंगू इन इंडिया. According to the South Delhi Municipal Corporation, which releases the official dengue data of the city, 4,362 cases, including those from the outside Delhi, was reported. November 6 तक का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 4,362 है, बट रैंडमली ये चीज़ बोला गया है सोर्सेज के हिसाब से 4,600 से ज़्यादा डेंगू केसेस सिर्फ दिल्ली में प्रेवलेंट है. ठीक है, तो डेटाज एक्चुअली प्रॉपर नहीं है. एक रीज़न ये भी बोला गया है दैट इज़ नो टाइमली रिपोर्टिंग. ठीक है, नो टाइमली रिपोर्टिंग इज़ बेसिकली जब ऑफिशियल्स कांटेक्ट किया था सिविक बॉडी को और ऐसी चीज़ों को, तो उन्होंने प्रॉपर डेटाज नहीं दिया या प्रॉपर डेटा प्रेवलेंट उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे पास अभी तक नंबर्स बहुत कम रेंजेस में है. ठीक है, सो when contacted, the another official or civic body said many hospitals in these cities have not done timely reporting of dengue cases to the authority. It was only after Delhi government notified the vector-borne disease under the Epidemic Disease Act. एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने लोगों को कंसर्न दिखाया एंड अथॉरिटीज़ को ये चीज़ बताया, तब जाकर उन लोग में ये अवेयरनेस आया एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड द वर्क ऑफ काउंटिंग द डेंगू cases in the particular city. And the official at central government run Safarchand hospital said 853 cases of dengue and 13 deaths were recorded from 1st January to 1st November. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल के डेटा 813, 335 ऐसे केसेस दिखा रहे थे डेंगू के उनके हॉस्पिटल में. Sources at the 3 hospitals reported approximately 700, 400, 240 dengue cases, and the official still says that the data is underestimated. NSI antigen test works to detect the dengue only for the first 4 days. ठीक है, सो टेस्टिंग उसकी की गई है. नाउ एक चीज़ अगर हम डेंगू के बारे में पढ़ ही रहे हैं, सो डेंगू के बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, क्या सिम्टम्स हैं साइंस एंड टेक्निक के हिसाब से या हमारे स्टडीज़ के हिसाब से, वो जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है. सो सबसे पहले डेंगू जो है दैट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, एवरीवन नोन्स, और ये जो है जिस वायरस से होता है उसे हम जेनस फ्लाइवाइरस, ठीक है, इस वायरस से होता है बेसिकली, जो फीमेल मॉस्किटो जिसको हम जेनस एडिस बोलते हैं, जेनस एडिस.
ठीक है, इस मॉस्किटो से डेंगू होता है। और ये मॉस्किटो से यूजुअली जो डिजीज़ वो चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, या फिर जीका इन्फेक्शन जो अभी फ़िलहाल बहुत फैल रहा है, ये सारे ट्रांजैक्शंस या फिर ये सारे ट्रांसमिशन जो है ये मॉस्किटो से किया जाता है, जिसके वजह से सडनली यू विल सी यू हैव अ वेरी हाई फीवर, हेडेक, आँखों में दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन होते हैं, मसल पेन्स होते हैं। तो ये सारे ही डेंगू के सिम्बल्स ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसका अगर बात करें ड्रामेटिकली वर्ल्ड के हिसाब से, तो डेंगू के केसेस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत बढ़ रहा है। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज़ बोला गया, उनका एस्टिमेटेड ये है कि पर ईयर 39 करोड़ डेंगू केसेस जो है वो लोगों को होते हैं, या फिर लोगों के अंदर 39 करोड़ लोगों के अंदर ये सिम्टम्स दिखते हैं डेंगू इन्फेक्शन के। इंडिया की बात करें तो उनके हिसाब से नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के हिसाब से, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज के हिसाब से इंडिया में ओवर 1 लाख डेंगू केसेस 2018 में मिला, 1.5 लाख केसेस 2019 में मिला, और 20 का तो पैंडमिक की वजह से नहीं हो पाया था, 21 का अभी तक लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, सो ये जो वेक्टर डिजीज़ अगर मैं बोलूँ तो वेक्टर डिजीज़ बेसिकली कवर्स मलेरिया, डेंगू, लिफेटिक, देन काला हज़र, जापानीज ये एनसेफेलिटिस, चिकनगुनिया, ये सब इंडिया के जो 6 वेक्टर डिजीज़ हैं, या 6 ऐसे डिजीज़ जिसको वेक्टर डिजीज़ में हम क्लासिफाई करते हैं। और जहाँ तक वैक्सीन, तो इसकी वैक्सीन बन चुकी है जो कि US के अंडर अप्रूव की गई थी 2019 में, डेंगवासिया जिसको हम बोलते हैं। So this is the dengue virus which was approved by US in 2019, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये फर्स्ट डेंगू वायरस बनाया गया था, जिसको US ने रेगुलेटरी नोट दिया गया था, एंड रिसेंटली लोगों को ये दी जाती है। हमारा जो कंपलसरी बच्चों के जो इंजेक्शन और पोलियोज होते हैं उसमें भी ये वायरस वैक्सीनेशन जो है उनको दी जाती है, सो दैट आगे कभी उनको ऐसा मतलब एंटीबॉडी के तरीके में। ठीक है, so that was about this डेंगू केसेस दैट आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। उसी के रिलेटेड और एक एडिटोरियल आया था, दैट वाज फाइटिंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज वर्क इन प्रोग्रेस। सो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज इज बेसिकली डेंगू के अगेंस्ट जो है काम कर रहे हैं। सो इज इट इन प्रोग्रेस, क्या रिजल्ट है क्या नहीं है उसके बारे में बताया है इसमें। So more tools are available to prevent some diseases caused by the mosquitoes. ठीक है, so सबसे पहली चीज़, mosquito borne diseases have been a scourge for thousands of the years with a huge armies defended, economy shattered. We were therefore relieved to read about the reports announcing the effective malaria vaccine. इसके लिए जब मलेरिया वैक्सीन आया था तो इंडिया को बहुत रिलीफ मिला था, जिसको लेके यहाँ पे अलग से एक मैटर भी बनाया है, दैट इज़ दी एफिशिएंट वैक्सीन। सो WHO हैज़ जस्ट क्लियर्ड अनदर वैक्सीन कॉल्ड मॉस्क्यूरिस फ्रॉम ग्लास्कोस्मिथ क्लाइन। UK के एक फर्म से एक वैक्सीन बाय द नेम ऑफ मॉस्क्यूरिस। ठीक है, मॉस्क्यूरिस नाम का वैक्सीन जो है उसको WHO ने फ़िलहाल अप्रूवल दे दिया है एज एन डेंगू वैक्सीन। ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, द वैक्सीन हैज़ बीन टेस्टेड इन केनिया, मलावी एंड घना। ओवर 8 लाख बच्चों पर ये वैक्सीन ट्राई किया गया था फर्स्ट ईयर के हाफ में, एंड एफिशिएंसी उसकी बहुत हद तक दिखी थी। द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस is planning to purchase the vaccine for countries that request it. ठीक है, बहुत सारे जैसे बायोटेक, भारत बायोटेक जो है हैदराबाद का, वो भी इस डील में एंटर किया था कि वो लोग भी ये जो वैक्सीन है वो डेवलप करेंगे इंडिया को लेकर। ठीक है, उसी के साथ जैसे डेंगू अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में, बिकॉज ऑफ द स्टैगनेंट वाटर, पूल के पानी की वजह से, कीचड़ के पानी की वजह से, या बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये जो बढ़े जा रहा है। तो इंडिया ने भी इनिशिएटिव उठाया है कि ये वैक्सीन जो है बनाएंगे, सो दैट हम हमारे के लोग यहाँ के लोगों को वो प्रोवाइड कर सकें।
So stereotype makes vaccine development difficult as different vaccine is needed against each stereotype. जैसे हमें भी पता है जब इंडिया में वैक्सीन बना था, इंडिया का खुद का वैक्सीन, लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी होने लगी थी, ठीक है। वैसे ही इंडिया में सब लोगों को जगह पे लेके चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में सिर्फ डेंग वैसिया करके जो दवाई है जो सबसे पहली बार बनी थी, जो उसको लेकर लोगों में थोड़ी सी एफिशिएंसी है देने की, बट बाकी नए नए वैक्सीन ट्राई करने के लिए इंडिया में थोड़ी सी हिचकिचाहट अभी भी है। सो लोगों को उसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर दिलाना पड़ेगा कि इट इज़ यूजफुल। सो इन इंडिया जाइडस कैलिडा हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। Zydus callida has been developing a DNA vaccine against dengue. DNA vaccines भी बनाए जा रहे हैं। Zydus callida, ठीक है। तो इसके आगे बनाया जा रहा है, कंपनी बना रहा है, और सक्सेसफुल टेस्टिंग भी उसकी हुई थी, जैसे कोविड-19 को लेकर हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट दिखा रहा है। यूजिंग पैरासाइट बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो अलग अलग मेथड्स हैं उसमें डेंगू वैक्सीन बनाने के लिए ये लोग ऐसे बैक्टीरियम्स यूज़ कर रहे हैं विच कैन बी यूज एज अ एंटीबॉडी इन अ बॉडी, ठीक है। जिसकी वजह से ये बोला गया है यूजिंग पैरासाइट। जैसे कि एक बैक्टीरियम है बाय द नेम ऑफ बोलबाचिया, ठीक है। बोलबाचिया करके एक बैक्टीरियम है, उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये सब इंसेक्ट्स के रहते हैं जो डेंगू कैरी करते हैं। तो अगर ये रहेगा तो डेंगू जो अगर डेंगू वाले मॉस्किटोज आएंगे भी तो इट विल वोंट अफेक्ट यू। सो बैक्टीरियाज को भी यूज़ किए जा रहे हैं ये सब डिजीजेस से हटाने के लिए या ये सब डिजीज से बचाने के लिए। सो दैट वाज एन अपडेट अबाउट द रिसेंट सिचुएशन सिनेरियो ऑफ डेंगू केसेस या जीका केसेस इन इंडिया, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा S-400 को लेकर है। S-400 के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है। ये आर्टिकल हमें क्वेश्चन कर रहा है दैट विल इंडिया बी सैंक्शन फॉर S-400 परचेस। टॉकिंग ऑफ इट्स बैकग्राउंड, तो हमने देखा था कि रशिया से हमें S-400 की डिलीवरी आने वाली थी दिसंबर तक। यूएस से एक क्वेश्चन में था कि क्या काटसा एक्ट के अंदर हम इंडिया को भी उसके उस लिस्ट में डाले कि नहीं डाले, बट इंडिया को अब तक नहीं डाला गया है, एंड उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है वापस से। सो स्टोरी सो फार में यही बताया है कि इंडिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द विजिट फ्रॉम रशियन प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट Putin for an annual bilateral meeting with Mr. Narendra Modi in the early December, but the arrival of 5.4 Russian long-range surface-to-air missile shield, जिसको हम S-4 बोलते हैं, वो ये बोला गया कि अभी नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ आएगा, जिसकी वजह से इनकी मीटिंग थोड़ी सी अभी फिलहाल होल्ड पर है। यूएस गवर्नमेंट हैड मेड इट क्लियर दैट डिलीवरी ऑफ 5 S-400 सिस्टम इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अंडर दी काटसा एक्ट। तो उन्होंने बोला था कि अगर रशिया से कोई भी ऐसे मतलब ये S-400 जो है, अगर इसका 5 मैकेनिज्म आप ऐसे ऐसे 5 S-400 अगर आप ला रहे हो, मतलब आप हमारे लिए काटसा एक्ट के अंदर आने के मतलब आने के अंदर का काम कर रहे हो। बट बीच में एक क्वेश्चन ये चीज़ उठाया गया था कि यूएस वालों ने बोला था काटसा एक्ट में हम थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे ताकि क्वाड की कंट्रीज को हम डायरेक्टली पिन पॉइंट ना करें। सो व्हाट काइंड ऑफ सैंक्शन इज इट, ठीक है। तो काटसा के बारे में इसमें बेसिकली बताया है, काटसा इज अ डिजाइंड टू इंश्योर दैट नो कंट्री इज एबल टू इंक्रीज मिलिट्री एंगेजमेंट विद विच कंट्रीज, जो कंट्रीज को इन्होंने पहले से काटसा में डाला हुआ है, दैट इज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड रशिया। ये कंट्रीज से अगर आप कोई भी तरह के मिलिट्री एंगेजमेंट कर रहे हो तो आपको भी इसमें डाल देंगे, एंड आपको वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको ये सब कंट्रीज रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनसे आप कोई भी मिलिट्री रिलेशन नहीं अप्रूव कर सकते हैं। So the law that was pushed through the Democrat Congress representative was signed by President Donald Trump under the protest, as he was keen at that time of improving the relation with Russia. ठीक है, तो उस टाइम पे किया गया था। इनका रिसेंटली ये बोला है कि उसके कुछ कुछ सेक्शंस को चेंज किया जाएगा ताकि कंट्री के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो पाए। So has US used काटसा before for S-400 सेल? S-400 सेल को लेकर क्या यूएस ने पहले भी काटसा यूज़ किया है? सो यस, टर्की को उन लोगों ने वार्निंग दिया था, टर्की और चाइना को, बिकॉज टर्की और चाइना ने रशिया से S-400 की डिलीवरी ली थी।
So the US has already placed sanction on China and Turkey for the purchase of S-400. In 2018, State Department said it along the Department of Treasury would impose a sanction on the China's military for the purchase of S-400. सेम टर्की पे भी बोला था, बट टर्की को फिलहाल के लिए वार्निंग देके छोड़ दिया गया है कि आप आगे और S-400 की डिलीवरीज नहीं लोगे. ठीक है. नेक्स्ट चीज इसमें दिखाई गई है, दैट इज वाई इज S-400 डील सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया. इंडिया के लिए S-400 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. So the senior Indian official had held firm that S-400 is very important for India for national security, considered especially as it faced new threat from China, Pakistan and Afghanistan. पहले अफगानिस्तान was a friend for us, but तालिबान के कंट्रोल के बाद से अफगानिस्तान हमारे लिए एक थ्रेट बन चुका है. तो ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि फिलहाल के लिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, and therefore S-400 is very important for us. Because integrating S-400 into the air defense architecture will be much easier for India for having a legacy or having a proper defense system ready with India. ठीक है. तो ये क्वेश्चन उनको पूछा गया था, एंड देयरफॉर उन्होंने बोला कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो ये S-400 है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द करंट इश्यूज या राइजिंग इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और द नेबरिंग कंट्रीज. सो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए S-400 का परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको समझ गया होगा कि S-400 का क्या यूज़ था. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इस आर्टिकल के बारे में भी हमने पढ़ा था, MP-LAD. सो वापस ये क्वेश्चन उठाया गया है कि विल MP-LAD बी चेंज्ड फॉर द पोस्ट पैंडमिक नीड. MP-LAD का अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, MP-LAD हमारे 1990s में ही आया था, जिसमें कि MPs जो है हमारे उनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपीस दिया जाता था, जिसका यूज़ करने के लिए उनको बोला था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हो या कर रहे हो, करना चाहिए. जैसे कि वाटर फैसिलिटीज़ हो गया, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया. ठीक है. पैंडमिक सिचुएशन की वजह से MP-LAD को बंद कर दिया गया था, बट अगेन ये बोला कि अब MP-LAD को वापस चालू करेंगे, बट द अमाउंट विल चेंज. 500 से उसको 200 कर दिया गया था. ठीक है. कि 2 करोड़ कर दिया गया था. और अब ये था कि क्या चेंजेस लाएंगे उसमें या फिर चेंजेस ज़रूरी है, इस पर एक क्वेश्चन उठा है. सो द स्टोरी सो फार में ये चीज़ बताया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP-LAD का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है. जिसमें कि पहले ये था कि हर एक MP को 5 करोड़ रुपीस दिया जाएगा, एडिंग टू 3,940 करोड़ टू ऑल द मेंबर्स. 790 मेंबर्स को सबको देकर अप्रॉक्सीमेटली 3,950 करोड़ का एस्टिमेशन पड़ता था गवर्नमेंट को. और ये फंड क्यों था? सो दैट फॉर ऑफ द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये नीड ज़रूरी लगी थी लोगों को. और ये मनी जो था वो नॉट डायरेक्टली MP के अकाउंट में जाता था, बट इनडायरेक्ट वे में यूज़ किया जाता था. तो उनके रिकमेंडेशन पे वर्क होता था कि उनको क्या लगता है उनके एरिया में किस चीज़ में उनको चेंजेस की ज़रूरत है. ठीक है. देन व्हेन वाज द स्कीम स्टार्टेड. स्कीम की हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो स्कीम मैंने आपको जैसे बता 90s में था. 1993 में ये स्कीम लाया गया था पहली बार नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है. और जिसमें ग्रांट किया गया था उस टाइम पर 50 लाख साल, मतलब अब जैसे 5 करोड़ या 2 करोड़ है तो उस टाइम पर 50 लाख का अमाउंट ग्रांट किया था गवर्नमेंट को. फिर धीरे धीरे उसके बाद 94 में उसको 1 करोड़ कर दिया. फिर थर्ड डिवीजन में उसको 2 करोड़ कर दिया था. फिर UPA गवर्नमेंट के अंडर 2011-12 में उसको जो है 5 करोड़ कर दिया गया था. ठीक है. तो 50 लाख से होते होते वो 5 करोड़ तक पहुंचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखाया है दैट हाउ डज इट वर्क्स, उसका काम कैसे होता है. सो लोकसभा के सभी मेंबर्स जो डेजिकेटेड नोडल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. DM हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे फंड्स के हैंडलिंग के.
ठीक है, तो लोकसभा मेंबर रेकमेंड करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये काम है, और डीएम का काम है कि उसके रिलेटेड पूरी फंडिंग का संभालेंगे वो। ठीक है, उसकी फंडिंग प्रॉपर देंगे जो उनके हाथ में दी गई है। बाई चांस अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर उससे ज़्यादा 25 लाख और अमाउंट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर नेचुरल कैलामिटी हुई है तो। ठीक है, और रिसेंटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना था एमपी लैट, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी ये थी कि 1999 में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी जो थी, जिसके चीफ थे मिस्टर भीम सिंह, और हमारे कॉमन जो थे, वो लोग ने इस स्कीम को चैलेंज किया था कि जो एमपीज हैं वो ये स्कीम का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो फंड्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। फिर 2015 में इसके लिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी की गई थी, जिसमें ये देखा था कि मनी एक्चुअल जो है प्रोजेक्ट के नाम पर वो मनी यूज़ किया जा रहा था बाय सम ऑफ द एमपीज। ठीक है, तब से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है। 2006 में फिर उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसके बारे में पूरा एक्सपोजर किया गया इलेक्शन कमीशन के अंडर, क्योंकि जो ये एक जगह पे देखा गया था कि एक ट्रस्ट के अंडर वो पैसे यूज़ किए जा रहे थे, जो कि ट्रस्ट इलेक्शन कमिश्नर के एक मेंबर का ही था। वो नवीन चावला जो थे, आप लोग सुने होंगे नवीन चावला, उनका नाम डालना आपको पता चल जाएगा। सो उसके वजह से बहुत बड़ा इशू हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन भी की गई थी। कभी डालना नवीन चावला एमपी लैट स्कीम केस, तो आप लोग को उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अप्रैल 2020 में जो ये स्कीम था उसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर 2 years। 2 साल के लिए ये स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया था, और गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम ये स्कीम का अप्रूवल नहीं देंगे। ठीक है, फिर पैंडमिक सिचुएशन भी आ गई कि हमारे पास पैसे नहीं, कैसे हम आपको एक्स्ट्रा मनी दें। सो ये स्कीम का जो बजट, वैसे 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड में से अप्रॉक्सीमेटली 7,900 अमाउंट जो है उसमें जाता, जो कि कहीं ना कहीं वो लोग ने नहीं दिया। एंड देन अगेन अब भी रिसेंटली वो चीज़ चालू किया। तो दिस मूव वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑपोजिशन ऑफ एमपीज हु सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी बीन कैश strapped and they were in dire need of the funds under the scheme. So the senior Congress leader Mr. शशि थरूर वो इस स्कीम को लेकर झगड़ा किया कि एमपी के लिए एक यही स्कीम है जो उनको काम करने के लिए, मतलब एक जरिया देता है, काम करने का एक ऑप्शन देता है, एक सोर्स ऑफ इनकम देता है। सो उसके उस आर्ग्यूमेंट, उस डिसीजन के बाद फिर ये क्वेश्चन उठा अब कि एमपी लैट वो लोग चालू करेंगे बट विद अ रिड्यूस्ड अमाउंट। ठीक है, सो व्हाट आर द चेंजेस एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन? तो चेंजेस सबसे पहले पॉलिसी डिसीजन में चेंजेस उन्होंने बोला लाएंगे वो लोग पोस्ट पैंडेमिक को लेकर। ठीक है, और अमाउंट भी हमने देखा कि चेंज कर दिया गया है, और इन्होंने बोला कि लोग अलग अलग गाइडेंस लाएंगे, जिस गाइडेंस के हिसाब से हमारी स्टैंडिंग कमेटी गाइडेंस बताएगी उस हिसाब से सारे ही एमपीज को वर्क करना पड़ेगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड रिसेंट इशूज रिलेटेड टू एमपी लैट। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।